नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे थे, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी और DSSB जो दिल्ली की अभी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा आई है, एचटेट यानी हरियाणा के टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है, बिहार स्टेट, इन सभी में ये जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये पूरा जो आपका एक घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर देखें। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो थिंकर्स हैं उनके बारे में। थिंकर्स में आपका वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही शामिल हैं, तो उनको हम लोग देख रहे हैं। तो आज तीसरी वीडियो है ये थिंकर्स के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे, ये देखते हैं 61वां क्वेश्चन से। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछता है। दोस्तों ऑप्शन में है आमंड एंड पावेल, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल, OR यंग। तो इसमें आमंड एंड पावेल हो जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखिएगा, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण, ठीक है ना, व्यवस्था विश्लेषण का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम ईस्टन के निवेश निर्गत विश्लेषण से उत्पन्न असंतोष के कारण अस्तित्व में आया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात पता चला है कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था विश्लेषण है उसको डिफाइन करने के लिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जो आया है, जो कि किसने दिया है? आपका आमंड और पावेल ने दिया हुआ है। यह किसके विरोध में या असंतोष में आया? तो ईस्टन ने भी व्यवस्था विश्लेषण के लिए क्या किया था? अपना निवेश और निर्गत मॉडल दिया हुआ था। इसी से उत्पन्न असंतोष के कारण ये क्या है? यह मॉडल आया था। ठीक है, यानी ईस्टन ने दिया है निवेश निर्गत मॉडल, और आपका आमंड ने और पावेल ने दिया है संयुक्त रूप से संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ठीक है, इस उपागम का प्रयोग आमंड एंड पावेल ने किया है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के 4 लक्षण बताए हैं। 4 लक्षण ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछता है। पहला है राजनीतिक व्यवस्था के भागों में अंतर निर्भरता। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग, ये 4 बातें हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछता है। क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा भाग जो है आपके परीक्षा में आते हैं प्रश्न यहाँ से, और अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो इसको देखिएगा जरूर। 62वां प्रश्न है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फिर से वही आपके कौन हो जाएंगे? ग्रेबल, आमंड और साथ में पावेल। अगर दिया हो तो वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? संस्थात्मक संरचनात्मक, समुदायात्मक संरचनाएं, प्रजातीय संरचनाएं, प्रदर्शनात्मक संरचनाएं। दोस्तों इसमें जो प्रजातीय संरचनाएं हैं यह हित अभिव्यक्ति में जो है आमंड के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो देखिएगा इसके बारे में, G.A. आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दबाव समूहों के 4 श्रेणियों को विभक्त किया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी 4 श्रेणियां हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश में अगर याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि हिंदी में बहुत बदल के देता है। संस्थात्मक या इंस्टीट्यूशनल दबाव समूह है। दूसरा है समुदायात्मक या एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, और तीसरा है गैर समुदायात्मक या नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप है, और इसके बाद है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह या अनॉमिक प्रेशर ग्रुप है। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं जो है। अगर इसके बारे में अंदर देखेंगे तो जो संस्थात्मक दबाव समूह है उसके बारे में बताते हैं कि ये दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं। और जो समुदायात्मक दबाव समूह है यानी कि एसोसिएशनल हैं, जो ये विशेषीकृत संघ होते हैं, यानी विशेष किसी विशिष्ट हित के लिए जुड़े होते हैं या अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करते हैं। जैसे व्यापारियों का संगठन हो गया, श्रमिक संगठन हो गया, विद्यार्थी संगठन हो गया, समुदायात्मक। ठीक है, अगला है गैर समुदायात्मक दबाव समूह। तो ये संगठित संघ नहीं होते हैं, यह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक समुदाय, जातीय समुदाय आदि। अगला है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह या एनामिक। ये अपने मांगों को लेकर अवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं। अवैधानिक मतलब जो संविधान के विरुद्ध रहते हैं, जैसे जनसभाएं करते हैं, गली कूचा बैठक, पदयात्रा, रैली,
विरोध दिवस मनाना या हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, घेराव, अन्य आक्रामक रवैया अपनाते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा जानकारी रखें, लेकिन मूलतः क्या याद रखना है आपको कि संस्थात्मक, इंस्टीट्यूशनल, समुदायात्मक, एसोसिएशनल, गैर समुदायात्मक, नॉन एसोसिएशनल, और ये प्रदर्शनात्मक या इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स, 4 प्रेशर टाइप का बताया है। 64th क्वेश्चन है, इनमें से किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्टन मेयो है, बर्नार्ड है, मैक्स वेबर हैं, F.W. टेलर दोस्तों, तो यहाँ पर F.W. टेलर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में आयोजन, अनुसंधान, विश्लेषण, प्रयोग, विवेक आदि बातों को अधिकतम महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध स्पष्टतः प्रबंध की वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, प्रबंध की मतलब कि किसी चीज़ को स्ट्रक्चर बनाना जिसके द्वारा साधनों का आदर्शतम समन्वय करके न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध का पिता अर्थात इनका जो जन्म या उत्पत्ति का श्रेय जाता है वो F.W. टेलर को दिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 65वां प्रश्न है, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? यथार्थवादी 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक रियलिस्ट यानी कि यथार्थवादी और एक आइडियलिस्ट यानी कि आदर्शवादी। ठीक है, तो यह रियलिस्ट पूछ रहा है। हॉब्स, थ्यूसिडाइस है, कांट, मैकियावेली। तो कांट यहाँ पर क्या है आपका जो है आदर्शवादी विचारक है। ठीक है, तो कांट एक आदर्शवादी विचारक हैं। आदर्शवाद, प्रत्ययवाद, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद देखिएगा उन विचारों या मान्यताओं का समेकित विचारधारा है जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना, ठीक है, विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। इसके विपरीत हॉब्स, थ्यूसिडाइस या मैकियावेली यथार्थवादी विचारक हैं। ये राज के यंत्रीय सिद्धांत के समर्थक है। यंत्रीय सिद्धांत का मतलब जो मशीनीकरण की बात है उसके बारे में कह रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो है एक महोदय थे फ्रांसिस बेकन। ठीक है, कौन? फ्रांसिस बेकन के द्वारा यह कथन कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्ट चीज़ है। अगला देखेंगे 67वां प्रश्न है, शासकीय विचारधारा की संकल्पना इनमें से किसकी है? शासकीय विचारधारा पेरेटो है, माइकल्स, मोस्का, रॉबर्ट डहल। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्का हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा मोस्का जो है अभिजन वर्गवादी विचारक है यानी कि अभिजनवादी हैं और इन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक द रूलिंग क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए कभी कभी आता है, पूछता भी है, के अंतर्गत माना है कि सब समाजों में 2 वर्ग पाए जाते हैं। सभी समाजों में 2 वर्ग पाए जाते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। समाज के इस विभाजन को विशिष्ट वर्गवाद की संज्ञा दी जाती है। कौन सी? विशिष्ट वर्गवाद की संज्ञा दी जाती है। मोस्का ने यह तर्क दिया है कि शासन प्रणाली में परिवर्तन होने पर राजनीतिक प्रणाली की इस बुनियादी प्रकृति में बदलाव नहीं आता है। ठीक है, शासन प्रणाली परिवर्तन होता है तो भी इस प्रणाली में जो कि यह 2 वर्ग है वो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अतः लोकतंत्र को अपना लेने पर भी बहुमत का शासन अस्तित्व में नहीं आता है, बल्कि इसमें अल्पमत के शासन को कायम रखने के गुण तरीके अपनाए जाते हैं और इसने लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनावों की व्यवस्था को झूठी परिकल्पना कहा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने यह कहा कि मैं समस्त मानव जाति का एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? दोस्तों तो यहाँ पर यह कथन है हॉब्स महोदय का, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फैक्ट है, थोड़ा देखिएगा और इसको समझिएगा। 69 है, सेबाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों के जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम लेखक हैं। कौन? तो बेंथम, हॉब्स, लॉक, रूसो। दोस्तों तो यह हॉब्स के बारे में सेबाइन बोलता है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। हॉब्स जो है क्या है, आंग्ल भाषा भाषी जातियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें से हॉब्स कदाचित महानतम लेखक हैं। कौन बोलता है? तो यह सेबाइन बोलता है। सेबाइन यह कहता है कि यह स्पष्ट व्यक्तिवाद ही है जो हॉब्स के दर्शन को उस युग का सर्वाधिक क्रांतिकारी सिद्धांत बनाता है। तो हॉब्स, लॉक, रूसो आप पढ़ते ही हैं और इनका संविदावादी सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का
प्रतिपादन किया है? एरिक फॉर्म है, मर्क्यूज है, ग्रामशी, हैबरमास। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रामशी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, ग्रामशी का प्राधान्य का सिद्धांत ये सीधी सीधी ही पूछता है, जिसमें से बुद्धिजीवी की परिभाषा भी निहित है। ठीक है, कभी ये पूछेगा कि बुद्धिजीवी की परिभाषा किस में निहित है, तो वो ग्रामशी देते हैं, प्राधान्य का सिद्धांत। प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास आकर्षण की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित कर सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता का प्राप्त करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। 71वां क्वेश्चन है, लॉसवेल व मोस्का का संबंध किससे है दोस्तों? राजनीतिक विकास से, अभिजन से, समाजवाद से या समष्टिवाद से? तो दोस्तों इनका लॉसवेल और मोस्का जो है अभिजनवाद से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉसवेल और मोस्का अभिजन वर्ग सिद्धांत से संबंध रखते हैं। लॉसवेल के अनुसार राजनीति का सरोकार शक्ति को संवारने और मिल बांट कर प्रयोग करने से है। ये सीधे सीधे कभी कभी कथन पूछता है। इस प्रक्रिया में समाज का एक छोटा सा वर्ग ही ज़्यादा सक्रिय होता है। मोस्का ने अपनी कृति द रूलिंग क्लास में शासक और शासित में भेद करते हुए कहा कि शासक वर्ग धन संपदा, शक्ति और सम्मान से संपन्न होता है, उसे अपने स्थान से हटाना मुश्किल होता है। 72वां प्रश्न है यहाँ पर, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है या परिभाषा दी है किसने दोस्तों? तो ऑप्शन में सेबाइन, गार्नर, लॉसवेल, बाल्कर। तो यहाँ पर यह लॉसवेल हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, विषय वस्तु के रूप में शक्ति की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी कि राजनीति के विज्ञान। ठीक है, परंतु अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में शक्ति आधुनिक युग की देन है। ठीक है ना, शक्ति को आधुनिक युग की देन माना जाता है, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात समझते हैं इसको। अमेरिका में व्यवहारवाद के जन्मदाता चार्ल्स मेरियम ने राजनीतिक शक्ति का अध्ययन का केंद्र बनाया था। चार्ल्स मेरियम का नाम अधिकता से इसमें आता है। इसके पश्चात हेराल्ड लॉसवेल ने अपनी रचना पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ 1936 में प्रकाशित होती है में शक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाया और कहा कि शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य ही क्या है? राजनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 शांति पर्व अध्याय है अर्थशास्त्र का, महाभारत का, रामायण का, शुक्रनीति का। दोस्तों तो शांति पर्व महाभारत का एक पार्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। इसमें धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म ज्ञान का विशद निरूपण किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 उप पर्व आते हैं। कौन सा? राजधर्मानुशासन पर्व, आपधर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको जान लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। 74वां क्वेश्चन है, शांति पर्व के मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर मंत्रियों की अनिश्चित संख्या होती है, जितनी आवश्यकता होंगी उतनी होगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शांति पर्व हमारे सिलेबस में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी। 75 मनुस्मृति के कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो मनुस्मृति के आपके 12 अध्याय हैं। कितने? 12। देखिएगा इसके बारे में, मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनमें कुल 12 अध्याय हैं। इसकी रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज, धर्म, राजनीतिक दर्शन, व्यवस्था वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें सदाचार, धर्मोपदेश, वर्ण व्यवस्था पद्धति का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। 76वां प्रश्न है, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? सावयवी है, आर्थिक, कानूनी या राजनीतिक है दोस्तों? तो मनुस्मृति में जो राज्य का स्वरूप है उसको सावयवी माना जाता है। ठीक है, कैसा? सावयव माना जाता है। देखिएगा, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप सावयव है। राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति के अध्याय जो है 9 श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्रकोष, दंड, मित्र, ये 7 राज्य प्रकृतियाँ हैं। इनसे युक्त सप्तांग राज्य कहलाता है। ठीक है, मतलब कि इसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं, इसे इसको सावयव कहते हैं। 77वां प्रश्न है, मनु किस परंपरा के चिंतक थे दोस्तों? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, तो महाकाव्य। तो मनु के बारे में कभी भी कोई बात हो तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंटली आप धर्म से संबंधित जो भी चीज़ होगी, सारी बातें धर्म से संबंधित होगी। तो आप बिल्कुल ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। इसकी छोटी सी बस यही ट्रिक है, मनु के बारे में अगर कोई बात होता है तो धर्म प्लस और दंड, यह 2 चीज़ें आप याद रखिए, धर्म और दंड। तो इन्हीं को आप बेस बनाते हुए, इन्हीं को समझते हुए अगर आप आंसर लगाएंगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 78वां प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं दोस्तों? तो अरस्तु हैं, लॉक, ग्रीन,
मैकियावेली, तो कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी मैकियावेली राइट हो जाएगा। देखिएगा, कौटिल्य को पाश्चात्य राजनीतिक विचार मैकियावेली के समान ही कूटनीतिक राजनीतिक माना जाता है। कौटिल्य को भारत के मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दोनों विचारों को साध्य के प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन को उचित माना है। दोनों ने झूठ, छल, कपट आदि साधनों को महत्वपूर्ण बताया है। दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राज्य की संरक्षण आदि विषयों पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। मैकियावेली ने की महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस तथा कौटिल्य ने अपनी विचारधारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में किया है। और दोनों ही पूछता है, अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे इसको प्रश्न भी मिलते रहेंगे। अगला देखेंगे 79वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वेदव्यास, शुक्र, मनु, कौटिल्य। तो आपके कौन हो जाएंगे? कौटिल्य। अभी आपने ऊपर लगाया है, देखिए कई बार ये पूछता है, रिपीट करता है। अगला देखेंगे 80 प्रश्न है 18। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है क्या? सरकार की कला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, राज के सिद्धांत। तो दोस्तों ये सरकार की कला और राज का सिद्धांत दोनों ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। देखिए ए और सी, देखिए ठीक है। अगला है 21वां प्रश्न है 81। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण कितने अधिकरण हैं दोस्तों? तो इसमें 15 अधिकरण है। कितने? 15 अधिकरण है। अब ये सब फैक्चुअल बातें हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिएगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखी गई है। इसमें कुल 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। प्रकरण 1 से 5 राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में बताता है और 6 से 13 अधिकरण में राज्य के वैदेशिक संबंधों की चर्चा है, जबकि शेष 2 अधिकरणों में राज्य के अन्य विषयों का वर्णन है। ठीक है, तो ये आप छोटा सा इसको शॉर्ट नोट में भी शामिल कर लीजिएगा। 82वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दोस्तों? तो न्याय का सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैविक सिद्धांत, दंड का सिद्धांत। तो जितने भी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं वह सभी राज्य के बारे में सप्तांग सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, अन्य जो भी थे, तो जैसे महाभारत पर्व वगैरह में भी जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत को ही माना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 प्रमुख अंगों से मिलकर हुई है, जिसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। यह प्रमुख अंग कौन से हैं? तो स्वामी है, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है क्योंकि यह भी आपकी परीक्षा में पूछता है। कौटिल्य के लिए स्वामी का क्या अर्थ है दोस्तों? तो स्वामी का अर्थ है राजा मुख्यतः। ठीक है ना, स्वामी का अर्थ होता है यहाँ पर राजा। देखिएगा, कौटिल्य के सप्ताहिक सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, कोष, दुर्ग, दंड और मित्र स्वामी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से कौटिल्य ने स्वामी का अर्थ राजा बताया है। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है आपके सामने, कौटिल्य का मंडल का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? तो मंडल का सिद्धांत आपका विदेश नीति से संबंधित है इनका। ठीक है, विदेश नीति के बारे में मंडल के सिद्धांत में यह बताते हैं। ठीक है, इनका मंडल का सिद्धांत विदेश नीति और इनका सप्तांग सिद्धांत राज्य के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, कौटिल्य के मंडल के सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है और इनका अन्य महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। तो कौटिल्य ने अपने मंडल के सिद्धांत में अनेक राज्यों के समूह या मंडल में विद्यमान राज्यों को एक दूसरे के प्रति व्यवहार में लाई जाने वाली नीति का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने मंडल के सिद्धांत के अंतर्गत 12 राज्यों के समूह, जिसे राज्य मंडल कहते हैं, कि मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु अपनाए जाने वाली संभावित नीतियों की विशद व्याख्या की है। 85वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था दोस्तों? तो योग्यता, वंशानुगत, राजा की अनुकंपा पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार था वह था योग्यता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो यही मनुस्मृति में भी है, योग्यता ही आधार रखते थे। वैसे वो परीक्षा जो है, परीक्षा लेकर ही जो है योग्यता जो है आपकी प्रूफ हो जाने पर ही आपको पद दिया जाता था मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद के गठन का संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यता पर दिया है। इस संबंध में उनका बहुत कठोर और उच्च स्तर का निर्धारण किया है।
उनका विचार था कि सभी प्रकार की क्षमताओं और योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्ति को ही क्या होगा, मंत्रिपरिषद में स्थान दिया जाना चाहिए, यदि स्थान दिया जाएगा। 86वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? वार्ता, अनुवांशिकी है, निरुक्त है, त्रयी है दोस्तों। तो यहाँ निरुक्त जो है इनकी विधाओं में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि सी गलत है। देखिएगा इनकी 4 मूल विद्याओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुवांशिकी, इसके अंतर्गत होता है कि दर्शन और योग की चर्चा की गई है। त्रयी, इसके तहत सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। वार्ता, इसमें आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताया गया, जैसे कृषि, पशुपालन आदि के बारे में। दंड नीति, इसमें शासन कला के बारे में बात की गई है, जैसे विदेश नीति, कूटनीति, पुलिस, गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के बारे में। कौटिल्य की मूल विधाओं में निरुक्त शामिल नहीं है। 87वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल का सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? यह अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में भी यह रिपीट कर सकता है। तो सॉल्टोरे हैं, केपी जायसवाल हैं, बेनी प्रसाद हैं, एएस अल्टेकर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एएस अल्टेकर महोदय जो है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यह कौटिल्य का मंडल सिद्धांत को शक्ति संधान पर जो है व्यवस्थित मानते हैं या आधारित मानते हैं, याद करना पड़ेगा ये। अगला है 88वां क्वेश्चन है 88। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है दोस्तों? तो सेना, स्वामी, अमात्य, मित्र। तो सेना इसमें जो है राज्य के 7 सिद्धांतों में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा सप्तांग सिद्धांत में सेना शब्दावली का उपयोग नहीं हुआ है, चूँकि इस प्रकार के प्रश्न में भ्रम उत्पन्न होता है, जैसे कि राज्य के अंग के रूप में दंड शब्द मिलता है। इस शब्द को सेना का पर्याय माना जाता है, अतः यही प्रश्न ही गलत हुआ। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तथ्य के आधार पर देना चाहिए, भाव के आधार पर नहीं, ठीक है। अगला देखिए, अच्छा हो गया है ये। तो देखिए ये आज लगभग हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया है, और ये आपका पोल साइंस का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं घटना चक्र से। तो आप जो भी अगर परीक्षाएं, अब आपके सामने जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे एच टेट हरियाणा टेट का पीजीटी है और टीजीटी है, और साथ ही साथ है आपका दूसरा बिहार एस्टेट का टीजीटी और पीजीटी, यानी कि क्लास 9 से 10 के लिए और क्लास 11-12 के लिए परीक्षा होने वाली है। इसके बाद आपका GSSB की परीक्षा भी आ गई है। दिल्ली का आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों हैं। तो ये परीक्षाएं कुछ आपकी जस्ट लगातार लगी हुई हैं। साथ ही साथ आपकी यूपी की जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वह भी जल्द ही घोषित होने का अनुमान है। इसकी डेट भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। साल के अंत तक हमें लग रहा है सितंबर अक्टूबर में भी, अक्टूबर तक जो है इसको भी हो जाने की संभावना होगी, या नहीं होगा तो ज़रूर डेट कुछ ना कुछ क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। तो फिलहाल हमारे सामने जो परीक्षा है आपका एस्टेट है, जिसके एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं। बिहार स्टेट है जो कि जल्द ही आपको इसका परीक्षा देखने को मिल जाएगा। DSSB की परीक्षा अभी जस्ट चल रही है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म फिल कर दीजिए। और TGT का में जो है अभी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो TGT में जो है आपका B.Ed और प्लस C.TET मांगता है, और PGT में आपका सब्जेक्ट में MA प्लस B.Ed मांगता है, C.TET नहीं, इसमें B.Ed मांगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं तो आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ एक और है KBS की परीक्षा भी आपकी है, तो उन सभी में ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। तो बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और यहीं से आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। तो आज इस वीडियो से जुड़ने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।